आप देख रहे हैं सियासत। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त से रजवाड़ों का मुल्क की राजनीति में रसूख कायम है। राजशाही ने जब लोकशाही में कदम रखा तो उनको रियाया का बेइंतहा प्यार मिला। राजवंश से जुड़े शाही राजनेताओं को जनता ने अपने सर आंखों पर बैठाया। हिंदुस्तान की सियासत में अमिट छाप छोड़ने वाला एक ऐसा ही राजघराना सिंधिया राजवंश है। लेकिन इस राजवंश में माँ बेटी की तल्खी के किस्से भी कुछ कम नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया और महाराज माधवराव सिंधिया के बारे में। दोनों के स्नेह के बीच जब तनाव ने दस्तक दी तो राजनीति की गलियारों से लेकर अदालत की चौखट तक इस अनबन की गूंज सुनाई दी। हिंदुस्तान की जमहूरियत में वंशवाद आजादी के बाद पनपने लगा और धीरे धीरे इसने लोकतंत्र के ढांचे में अपनी जड़ें गहराई से जमा ली। सिंधिया राजवंश भी एक ऐसा ही सियासी घराना है जो लंबे समय से देश की राजनीति में अपना अहम रोल निभाता रहा है। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने सिंधिया राजवंश के सियासी घराने की नींव रखी थी और उनके बच्चों ने इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन राजनीति के गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती रही है राजमाता विजय राजे सिंधिया और उनके बेटे कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया के संबंधों के बारे में। माधवराव की मां और ग्वालियर रियासत की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। कांग्रेस से मोहभंग होने के बाद उन्होंने पहले स्वतंत्र पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अंतिम समय तक केसरिया ब्रिगेड की सदस्य बनी रही। माधवराव सिंधिया की यदि बात करें तो उन्होंने 1971 में जनसंघ के समर्थन में अपना पहला चुनाव जीता और धीरे धीरे कांग्रेस के रंग में रंगते हुए उन्होंने 1979 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। राजनीति के विश्लेषक और उनके करीबियों का कहना है कि एक समय राजमाता और उनके बेटे माधवराव के बीच संबंध काफी गहरे और प्रगाढ़ थे। यहाँ तक कि माधवराव अपनी मां से अपनी महिला मित्रों तक की चर्चा किया करते थे। महारानी विजय राजे सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, भैया और मैं अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे। एक रात वे मेरे होटल के कमरे में आए और नीचे बिछी हुई कालीन पर लेट गए। वे काफी तन्हा महसूस कर रहे थे। वे मुझसे रात के 2 बजे तक बात करते रहे। वे मुझसे इतने खुले हुए थे कि अपनी महिला मित्रों तक का जिक्र मुझसे करते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने दिल के टुकड़े से दिलों का फासला बढ़ता ही चला गया और फिर दोनों की राह एकदम जुदा हो गई। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि माधवराव सिंधिया और राजमाता विजय राजे सिंधिया के संबंधों में दरार 1972 से आना शुरू हो गई थी। ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद माधवराव को यह एहसास होने लगा था कि जनसंघ की सदस्यता लेना उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। वह जनसंघ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेना चाह रहे थे। जनसंघ 1972 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हार गई थी। इसीलिए कहा गया कि इस सियासी कदम को उठाने के लिए उन्हें अपनी मां से किनारा करने में भी गुरेज नहीं था। कहा तो यह भी जाता था कि राजमाता विजय राजे सिंधिया पर सरदार आंग्रे का काफी प्रभाव था। वहीं माधवराव सिंधिया उनको नापसंद करते थे। माधवराव को इस बात पर ऐतराज था कि वह राजवंश के धन को गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। उनको यह बात बेहद नागवार लगी थी कि राजघराने की धन दौलत सरदार आंग्रे लूट रहे हैं और पुरखों द्वारा सदियों से जमा किया गया खजाना मनमाने तरीके से खर्च किया जा रहा है। माधवराव का सोचना था कि मां विजय राजे में कारोबारी सोच का अभाव है और वह परिवार की बेशकीमती संपत्ति को जो मुंबई और दूसरी जगहों पर थी का सस्ते दामों में सौदा कर रही है। उनको शक था कि संपत्ति की इस बंदरबाट में सरदार आंग्रे का हाथ था और वो अपने कमीशन के चक्कर में राजघराने की संपत्ति को औने पौने दामों में बेच रहे हैं। राजमाता की मेहरबानी भी उन पर बनी हुई थी। माँ बेटे की जिंदगी में सरदार आंग्रे की दखलंदाजी ने
दूरियों के दायरे को काफी बढ़ा दिया। माधवराव का कहना था कि राजमाता उन्हें पार्टी में रखने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी और एक बार तो उन्होंने मुझे हाथी के पैर के नीचे कुचलने की जैसी बात तक कह डाली थी। जब वो अलग हुई तो परिवार में काफी शांति का माहौल बन गया। वहीं राजमाता मां बेटे के बीच खराब संबंधों के लिए माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजे को जिम्मेदार ठहराती थी। राजमाता का कहना था कि एक समय माधवराव को मेरे जूते उठाने से भी परहेज नहीं था, लेकिन माधवी राजे को हमारे बीच का स्नेह बर्दाश्त नहीं हुआ। राजमाता को इस बात से भी गहरा धक्का लगा कि जब वो आपातकाल में जेल में बंद थी, उस वक्त माधवराव नेपाल भाग गए थे। माधवराव सिंधिया के सख्त ऐतराज के बावजूद सरदार आंग्रे राजमाता की जिंदगी का अहम हिस्सा बने रहे। राजमाता ने अपनी जीवनी में लिखा, मेरे पति के नजदीकी रिश्तेदार और दोस्त के तौर पर बाल आंग्रे ने मेरे परिवार के लिए अपने आप को अपरिहार्य बना लिया था। उनके और मेरे राजनीतिक विचारों में बहुत समानता थी और हिंदू धर्म के प्रति हम दोनों की सोच एक जैसी थी। हमारे हित इस हद तक उनके हित बन गए थे कि वो हमारे वित्तीय सलाहकार बन गए थे। उनकी सत्यनिष्ठा और विश्वास के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं था। उनकी सलाह के बगैर हमारे परिवार में कोई फैसला नहीं लिया जाता है। माधवराव सिंधिया ने एक बार अपनी मां से कहा था कि आपको मुझ में और आंग्रे में से किसी एक को चुनना होगा। उस वक्त राजमाता का जवाब था, वह आंग्रे को नहीं छोड़ सकती हैं। इसके बाद फिर से माधवराव ने कहा कि आप आंग्रे को तब भी नहीं छोड़ेंगी यदि आपका इकलौता बेटा आपसे दूर हो जाए। इस पर राजमाता ने कोई जवाब नहीं दिया था और इस बात से नाराज होकर माधवराव कमरा छोड़कर चले गए थे। संबंधों में तल्खी के बावजूद दोनों शिष्टाचार का खास ख्याल रखते थे और एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। राजमाता के अंतिम दिनों में माधवराव अक्सर उनके पास अस्पताल जाते, उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठते और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। वसुंधरा राजे उस समय को याद करते हुए कहती हैं कि माधवराव की आवाज सुनते ही राजमाता की आंखों में चमक आ जाती थी। यशोधरा राजे कहती हैं कि वे उन दिनों मां और बेटे की आंखों में आंसू देखती थी। 25 जनवरी 2001 राजमाता का देहावसान हो गया। इसके बाद सरदार आंग्रे ने राजमाता की वसीयत पेश की, जिसके मुताबिक उन्होंने पुत्र माधवराव को मुखाग्नि के अधिकार से भी वंचित कर दिया था। इस वसीयत पर सवाल उठाए गए, इसको फर्जी बताया गया। 30 सितंबर 2001 को एक विमान दुर्घटना में माधवराव सिंधिया का भी निधन हो गया। तो वहीं मां बेटे के संबंधों में दरार की मुख्य वजह बने सरदार आंग्रे की मृत्यु 2008 में 87 साल की उम्र में हुई। इस तरह सियासत से राजवंश के संबंधों में घुली तल्खी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। ऐसे ही रोचक सियासी किस्सों के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत।